अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कप्तान की विकेट गिरती है या नहीं। फैसला आज कौमी असम्बली के मैदान में होगा। ऐवान में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। तब्दीली सरकार ने कौमी असम्बली इजलास के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। अपोजिशन ने भी हिकमत अमली तय करने के लिए बैठक रख ली है। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, फैसले का दिन आ गया। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इजलास के 6 नुकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद 4थे नंबर पर है। एजेंडे में वक्फे सवालात और 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं, जबकि नुक्ता एतराज को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कौमी असम्बली के इजलास के लिए हुकूमती हिकमत अमली बना ली गई। हुकूमत ने ऐवान में अपोजिशन अरकान को थकाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास में लंबी लंबी तकारीर करेंगे। इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है। तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई है, जबकि मरियम नवाज भी इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक होंगी। अहम तरीन फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 10:30 बजे शुरू होगा। 6 नुकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी शामिल है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला किया गया है, जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जी हाँ, रेड जोन में दाखिले और इखराज के लिए मारगला रोड खुला रखा जाएगा। आगाह करेंगे आपको वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 10:30 बजे शुरू होगा। 6 निकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी शामिल है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला किया गया है, जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। रेड जोन में दाखिले और इखराज के लिए मारगला रोड खुला रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन आज मुकर्रर कर दिया गया है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 10:30 बजे शुरू होगा। 6 निकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी शामिल है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला किया गया है, जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। बिल्कुल, रेड जोन में दाखिले के हवाले से बात की जाए तो इखराज के लिए मारगला रोड खुला रखा जाएगा। आज अहम तरीन दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 10:30 बजे शुरू होगा। 6 नुकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी शामिल है। साथ ही साथ अगर दूसरी जानिब बात की जाए कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बारे में, जिस मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। रेड जोन में दाखिले और इखराज के लिए मारगला रोड खुला रखा जाएगा। अहम तरीन दिन है और अहम तरीन फैसला आने वाला है और साथ ही 10:30 बजे ये इजलास शुरू होगा, जिसमें 6 नुकाती एजेंडा भी शामिल है। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद ने मुल्की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इस तहरीक का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बात का फैसला कौमी असम्बली इजलास में हो जाएगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि अब तक कौन कौन से वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का सामना कर चुके हैं और इन तहरीक के नताइज क्या निकले। कौमी असम्बली में अब तक 5 बार तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। इनमें से 3 वज़ीर आज़म और 2 स्पीकर्स के खिलाफ थी। 1973 में वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की शर्त शामिल की गई, लेकिन इसका पहला निशाना 1985 में जनरल ज़िया के दौर में वजूद में आने वाली कौमी असम्बली के स्पीकर फ़ख्र इमाम बने। ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और फ़ख्र इमाम को ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह हामिद नासिर चट्टा नए स्पीकर बने। 1988 में होने वाले नए इंतखाबात के लगभग 1 बरस बाद ही उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म बेनज़ीर
بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ حزب مخالف کو 124 کے مقابلے میں 107 ووٹ ملے اور یوں یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے LFO کو آئین کا حصہ قرار دینے پر جون 2003 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر چودھری امیر حسین کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، تاہم اس تحریک عدم اعتماد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2006 میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، تاہم یہ قرارداد کامیاب نہ ہو سکی اور شوکت عزیز اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس وقت لائی گئی ہے جب ان کی حکومت کی میعاد مکمل ہونے میں 1.5 برس کا عرصہ باقی ہے۔ عمران خان ملک کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی سے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے۔ 1973 کے آئین سے قبل دسمبر 1957 میں اس وقت کے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ انہوں نے اس سے قبل ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری کے پاس جمع کرائی گئی۔ تحریک عدم اعتماد BAP ANP JUI نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے جمع کرائی۔ تحریک عدم اعتماد پر 20 سے زائد اراکین اسمبلی نے دستخط کیے۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے عمران خان کو نئی حکومت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگانے کی پیشکش کر دی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اگر عمران خان کہیں تو ہم ان کو نئی حکومت میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگانے کا سوچیں گے۔ عمران خان کے پاس اب استعفیٰ دینے کے علاوہ اور کوئی سرپرائز نہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے عمران خان کو نئی حکومت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگانے کی پیشکش کر دی ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اگر عمران خان کہیں تو ہم ان کو نئی حکومت میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگانے کا سوچیں گے۔ عمران خان کے پاس اب استعفیٰ دینے کے علاوہ اور کوئی سرپرائز نہیں۔ MQM کے عامر خان نے تحریک انصاف کی سیاست سے 2018 الیکشن کا بدلہ لینے کا انکشاف کر دیا۔ کہا ہمارا الیکشن چھیننا تھا، ہماری 7 سیٹوں نے تمہاری حکومت زمین بوس کر دی۔ مزید کہا کہ ہمت ہے تو خط عوام کو دکھاؤ، تمہارا منہ کالا ہو جائے گا۔ MQM نے کراچی میں باقاعدہ عوامی رابطہ مہم شروع کر دی۔ رات گئے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ متحدہ رہنماؤں نے خطابات میں کہا کہ آج ہم یہاں یوم تشکر منانے آئے ہیں۔ MQM کو کئی دہائیوں سے ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن مائیں بہنیں اور کارکنان اس سازش کے آگے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ 22 اگست کی رات کو دشمنوں نے سوچا تھا کہ MQM ختم ہو گئی، لیکن یہی ذمہ داران اور کارکنان تھے جنہوں نے تنظیم بچا لی۔ 2018 میں ہم سے الیکشن چھینا گیا۔ اس بار شہباز شریف اور بلاول بھٹو پر یقین کیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے MQM 20-21 سیٹوں سے صرف 7 سیٹوں پر آ گئی ہے، لیکن الیکشن چھپنے والوں کو انہیں 7 سیٹوں سے زمیں بوس کر دیا گیا۔ عامر خان نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں، خط دکھاؤ، اس میں کچھ نہیں، تمہارا منہ کالا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کچھ دیر بعد ہوگی۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس نے ریڈ زون چاروں اطراف سے سیل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں GTV کے نمائندے ابرار حسین استوری سے۔ ابرار، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس نے ریڈ زون سیل کر دیا ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد آج بڑا مارکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سجنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے، چاروں اطراف سے بڑے بڑے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ریڈ زون میں 144 لگا دیا گیا ہے اور 5 سے زیادہ افراد کا اکٹھے چلنا بند کر دیا گیا ہے 144 لگا کے۔ اور ساتھ ساتھ جو ریڈ زون میں داخلے کے لیے جو رستے تھے، جس میں سرینا چوک تھا، اس کے ساتھ ساتھ نادرا چوک، ڈی چوک اور پھر میرٹ چوک، یہ تمام رستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ ریڈ زون میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ MNAs جو ممبران اسمبلی ہیں اور میڈیا اور متعلقہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اسٹاف ہے، اس کے لیے مرگلا روڈ کھلا رکھا گیا ہے۔ وہاں پر بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور اسلام آباد میں اس وقت جو ریڈ زون ہے اس کے اطراف اندر اور باہر 5000 سے زیادہ پولیس اہلکار، اس کے ساتھ ساتھ FC اور رینجرز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ جو سرکاری بلڈنگز ہیں، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس کے علاوہ قریب جتنی بھی بڑی بلڈنگز ہیں ان کے اوپر جو ہے اسنائپرز وہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں، شوٹرز وہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور جو بھی شخص یہاں پر ریڈ زون میں انٹر ہونا چاہتا ہے، اس کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ سخت یہاں پر پوچھ گچھ کے بعد، ان کے ID کارڈ چیک کرنے کے بعد، ان کے متعلقہ کارڈز جو ڈپارٹمنٹ کے ہیں، میڈیا کے ہیں یا MNAs ہیں، ان کے متعلقہ چیزیں چیک کرنے کے بعد ہی انٹری کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس یہاں پر متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ
کہ ممکنہ کسی بھی سیاسی صورتحال، خاص طور پر گزشتہ جب 3 اپریل کو یہ معاملہ ہوا تھا تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی ریڈ زون کے اندر جو پی ٹی آئی سمیت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ کارکنان انٹر بھی ہوئے تھے اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے۔ تاہم ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بار 7th ایونیو، جناح ایونیو کے علاوہ جو مارگلہ روڈ ہے اس کو بھی تقریباً کوئی 1 سے 2 کلومیٹر فاصلے پر وہاں پر بھی بیریئرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں، وہاں پر ٹریفک پولیس وہاں پر موجود ہے، کسی بھی گاڑی کو وہاں پر آنے کی اجازت قومی نہیں دی اسمبلی جا کو رہی ہے۔ کس طریقے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر لے جایا جائے گا، کیا اس بارے میں جو ہے وہ حکمت عملی واضح ہو سکی ہے؟ جی بالکل، ہم نے دیکھا جو 3 اپریل کا معاملہ تھا اس میں خاص طور پر پارلیمنٹ لاجز میں تھے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے آئی سمیت تمام اپوزیشن ارکان وہاں پر موجود تھے اور وہ پارلیمنٹ لاجز سے اکٹھے وہاں پر پیدل سارے نکلے اور پارلیمنٹ کے گیٹ کے اندر انٹر ہوئے۔ اسی حساب سے یہاں پر جو مرگلہ روڈ کھلا رکھا گیا ہے، وہاں پر جو بھی پارلیمنٹیرینز آئے گا ان کو چیکنگ کے بعد وہاں سے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی اور پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی ممبران اسمبلی یہاں پر داخل ہوں گے صرف وہ اپنے ساتھ وہ اکیلے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص نہیں ہوگا اور ممبران اسمبلی کی شناخت کے بعد انہیں انٹر ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو خاص طور پر حکومتی جو اراکین ممبران ہیں قومی اسمبلی کو اسمبلی ہال تک پہنچانے کے لیے انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں، جبکہ ریڈ زون کو مکمل طور کے اوپر سیل کر دیا گیا۔ ابرار حسین استوری اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان نے حکومت گرانے کے لیے بیرونی سازش کے خلاف اتوار کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ قوم سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے مایوسی ہوئی، عدالت کو مراسلہ دیکھنا چاہیے تھا۔ عدلیہ کا جو بھی فیصلہ ہے ہم قبول کرتے ہیں۔ امریکی سفارتکاروں کو پہلے سے کیسے عدم اعتماد کا پتہ تھا؟ امریکی آفیشل کو پتا تھا کہ اس نے اچکن سلوا رکھی ہے، اقتدار کے لیے سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی، مجھے بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد، تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح۔ بڑا سیریس الزام کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے۔ جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے۔ امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے، یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے، کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے، اسے سب پتا تھا۔ تو کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے، سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے، اب یہ سارا یہ جب گٹا اکٹھا ہو جائے گا۔ میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، پرسوں سنڈے کو عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل میں کہا کہ عمران نیازی جھوٹ نہ بولیں، خط عوام کو دکھائیں، اقتدار سے چمٹا شخص خوددار نہیں صرف خود غرض ہے۔ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کے غم میں عمران نیازی پارلیمنٹ، آئین، عدالت پر حملے کر رہا ہے۔ عمران نیازی کے جھوٹ کا جواب کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ووٹنگ کی شکل میں دے دیں گے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ اپنا اقتدار جاتا دیکھ کر پاگل ہو جانے والے شخص کو کوئی بتائے کہ اس کو کسی اور نے نہیں اپنی جماعت نے باہر نکالا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان کی کوشش ہے کہ وہ انگلی کٹا کر کس طرح شہید بنے۔ وزیراعظم نے 3 سال قوم سے جھوٹ بولا، جاتے جاتے آئین شکنی کی۔ وزیراعظم کو پتا ہے وہ سازش سے نہیں جمہوری طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مراسلے کے پیچھے کوئی سازش نہیں۔ عمران خان نے عدالت میں خط پیش کیا، نہ قومی اسمبلی میں لا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے دھمکی آمیز خط کو پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ عالمی سازش کے خلاف کمیشن تشکیل دے دیا ہے، کمیشن دیکھے گا اس لیٹر میں رجیم چینج کی دھمکی موجود ہے یا نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان نے تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل، کمیشن 90 روز میں تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و قانون فواد چودھری نے کمیشن کی تشکیل سے متعلق میڈیا کو آگاہ کیا۔ آج کابینہ نے یہ جو ایک عالمی سازش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس
सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि कमीशन देखेगा कि इस लेटर में रजीम चेंज की धमकी मौजूद है या नहीं। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कल के फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालत कैसे कह सकती है कि स्पीकर ने अपने फैसले का इस्तेमाल सही किया या गलत। लेटर का मवाद तमाम मेंबरान असम्बली के सामने रखा जाएगा। सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर आजकल फराह खान के चर्चे हैं। कभी उनके पर्स तो कभी जूतों पर तबसरा किया जा रहा है। ऐसे में इनकी मिल्कियत, गाड़ियों की भी तफसीलात सामने आ गई हैं। तफसीलात अब्बास नकवी की रिपोर्ट में जानिए। खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान के बारे में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। फराह खान और उनके शौहर के नाम पर 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 2 महंगी तरीन पोर्शे कारें भी शामिल हैं। महकमा एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक फरज शहजादी अलमारूफ फराह खान के नाम पर 2 पोर्शे कारों समेत 12 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के नाम पर 7 मुकामी गाड़ियां हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक फराह खान की पोर्शे गाड़ियां 2013 और 2015 में खरीदी गयी। महकमा एक्साइज ने दोनों गाड़ियों पर 11,81,000 रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की। फराह खान ने 2019 में भी पोर्शे कार बुक कराने के लिए 3 करोड़ 60 लाख दिए थे। जराये के मुताबिक डिफेंस में फराह खान का घर भी उनके नाम है, जिसकी मालियत 22 से 25 करोड़ रुपए है। सियासत में तेजी से बदलती सूरत हाल पर फराह खान जैसे बहुत से करैक्टर वक्त के साथ साथ मंजर आम आएंगे। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट किया है कि मैं अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करती हूँ। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक है और ना कभी सरकारी काम के मामलात में मदाखलत की है। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने वालों की अपनी भी बहन बेटियाँ हैं। मेरी फैमिली इन इल्ज़ामात को सुनकर सकते और सदमे की कैफियत में है। खुदारा मुझे और मेरे ख़ानदान को सुनी सुनाई बातों पर बदनाम ना किया जाए। सऊदी हुकूमत ने हज से मुतालिक बड़ा फैसला किया है। रवां बरस 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन की तादाद बढ़ाने का फैसला करते हुए 65 साल से कम उम्र 10 लाख आज़मीन के लिए हज के इंतजामात किए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट की शर्त पर अमल दरामद करना होगा। सऊदी अरब पहुंचकर 72 घंटे में आज़मीन को PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। गुज़िश्ता बरस सिर्फ 60,000 आज़मीन ने हज की सादत हासिल की थी। इस्लामाबाद में अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए 16 सस्ते बाजार कायम कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बिस्मा रफीक से, जो इस वक्त इंडस्ट्रियल मजिस्ट्रेट जुबैर के साथ ही मौजूद हैं। बिस्मा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, जैसे कि सबको पता है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सफ़ेद पोश अवाम है, उनका जो कमाना और उनका जो पेट पालना अपने बच्चों का काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। अब जैसे कि रमज़ान मुबारक का भी महीना चल रहा है, तो लोगों को जो है इफ्तार और सैर करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना, क्योंकि चीज़ें और महंगाई जो इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। लेकिन एक जानिब देखा जाए तो गरीब आवाम के लिए रमज़ान सस्ता बाज़ार भी लगे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मजिस्ट्रेट जुबैर साहब के साथ, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो गरीब लोगों के लिए ऐसी क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कि वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान मुबारक में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में 16 सस्ते बाज़ार हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी, जहाँ पे कंट्रोल हमारे डिस्ट्रिक्ट DC साहब की तरफ से एक यानी कि रेट लिस्ट जारी की गई है, जो ट्रेडर्स की मुशावरत से हमने तय किए हैं रेट्स, और वो यानी कि आम आवाम उन बाज़ार से यानी कि ख़रीदारी कर सकता है। और मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा रिलीफ है इस्लामाबाद की आवाम के लिए। गरीब जो हमारे यहाँ ज़्यादातर सरकारी मुलाजमों का शहर है इस्लामाबाद, इस हवाले से यानी कि DC साहब का बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि 16 सस्ते बाज़ार हमने इस्टेब्लिश किए हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि 16 के करीब ऐसे बाज़ार हैं जो गरीब आवाम के लिए सस्ता बाज़ार के नाम के तौर पर जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है, जिससे गरीब आवाम जो है वो इससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा भी हासिल कर सकती है और रमज़ान मुबारक के जो दिन है वो एक अच्छे तरीके से गुजार सकती है। जैसे कि हमने देखा कि रमज़ान से पहले जो है वो काफ़ी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने को नज़र आया था, लेकिन DC इस्लामाबाद जो हमजा शफकात है उनकी जानिब से काफ़ी अच्छा इकदाम देखने को नज़र आ रहा है और यकीनन अवाम इस इकदाम से जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ायदा भी उठाएगी। जी, इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा के बासियों के लिए रमज़ान मुबारक में फल खाना भी मुश्किल हो गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे हैं। सेब 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान, आगाह कीजिएगा।
जी हाँ बिल्कुल, माह मुबारक का आगाज़ होते ही कोयटा शहर में मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। कोयटा शहर में खरीदनी अशिया सब्जियों की कीमतों के बाद अब जो फल है उनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। कोयटा शहर में सेब जो है सरकारी नर्ख के मुताबिक 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि केले की कीमत जो है 150 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ दीगर जो फल है उनकी कीमतों भी जो है आसमान से बातें कर रही है। शहरी मार्केट का रुख करते फलों की खरीदारी के लिए, लेकिन काफ़ी मायूस यहाँ से लौटते हैं और परेशान भी नजर आते हैं। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि फलों की कीमतें जो आसमान से बातें करिए, क्या कहेंगे इस वजह से? रमज़ान का महीना है तो रमज़ान में कम किया जाए ना, ये तो नहीं है 150 रुपये दर्जन केला वो भी दागी, तो तरबूजा है वो भी 100-150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, तो यानी कि फल ले दागी है तभी में 150-200 रुपये किलो लगे पड़े। गरीब का तो रोज़ा ही नहीं खोल सकता, कत्ल का है, खजूर है वो भी अर्श पे बातें कर रही है। गरीब का तो रोज़ा रखने में नहीं हो सकता है, ना उसको खा भी सकता है कोई। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि जो गरीब आवाम है वो रमज़ान मुबारक में अफ्तारी भी जो है वो ढंग से नहीं कर सकता है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो मुकर्रर करदा रेट लिस्ट है उसमें रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि शहरी जो है ज़िला इंतज़ामिया से मायूस नज़र आ रहे हैं। जी रमज़ान के साथ ही पेशावर में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। टमाटर की कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा, फ़ी किलो कीमत 180 रुपये हो चुकी है। शहरियों के लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान आगे कीजिए। बिल्कुल, पेशावर में भी माह रमज़ान के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। दीगर अशियाई खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। टमाटर की बात की जाए तो रमज़ान से पहले उसकी कीमत जो थी 130 रुपये फ़ी किलो थी, जिनमें अब 50 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया है और 180 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो टमाटर की कीमत जो है वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो बाकी सब्जियां हैं, तोरी, भिंडी, उनकी कीमतें भी 80 से लेकर 100 रुपये फ़ी किलो है। शीरों के लिए सब्जियां ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ शीरें हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, रमज़ान में महंगाई का जिन बेकाबू? देखिए, बाकी जो अशियाई खुर्दनोश थी वो तो पहले से महंगी थी। एक सब्जियां थी जो गरीब के खाने कि उनके बस की बात थी, तो वो भी इतनी महंगी हो गई कि गरीब के बस से बाहर हो गए। जब से रमज़ान शुरू हो गए तो उसकी कीमतों में डबल इजाफा हो गया है। तो जो टमाटर था, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है, उसकी कीमत तकरीबन 180 रुपये किलो है आजकल। तो गरीब बंदा क्या करे, रमज़ान का महीना भी है तो गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, शेरू का ये कहना है कि रमज़ान के साथ ही जो मुनाफाखोर है वो सरगर्म होता है और दीगर अशिया के साथ साथ जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत से ये मुतालबा करे कि एक जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा जो कीमतें हैं वो उसको कम की जाए ताकि गरीब जो लोग हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी, ज़िला घोटकी की तहसील ढेरकी में मुनाफाखोर मैदान में आ गए हैं। रमज़ान मुबारक के इब्तदाई दिनों में ही इंतज़ामिया ने चुप कर रोज़ा रख लिया। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जहांगीर आलम की इस रिपोर्ट में। माह रमजान तो शुरू हो गया, लेकिन ढेरकी में सस्ते रमजान बाजार ताहल ना लग सके, जिससे रोजेदार महंगे दामों अशिया खरीद कर सख्त परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है माह मुकद्दस आते ही मुनाफिखोर सरगर्म हो गए हैं। माह रमजान महीने आते ही महंगाई अरूज पर चली गई है। हम जो भी सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार अपनी मनपसंद पैसे लेता है। अभी जो चीज़ पहले 80 रुपये मिल रही थी आज 160 रुपये, दुगना रेट हो गया है। हम कहाँ जाएं? इस माह रमज़ान के महीने में तो कोई रिलीफ मिले इंसान को। अफ्तारी के लिए पाक महीना रमज़ान का आता है एक साल में, तो इसमें जो इतनी महंगाइयाँ कर देते हैं तो दूसरे जो कस्टमर बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई आगे से वो क्या ले, क्या खरीदारी करे। शहरियों का कहना है मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं और फ्रूट, सब्जी और अशिया खुर्दनोश समेत दीगर चीजें महंगे दामों फरोख्त करने लगे हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि मुनाफाखोर माफिया के गिर तंग किया जाए ताकि बाबरकत महीने में लोग सहरी व अफ्तार बआसानी से कर सके। कंदकोट में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अशिया खुर्दनोश के साथ अब सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। नादिर शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों के रेटों में रोज जा रहा है, जिसमें टमाटर, गोभी, आलू, पालक, गाजर, मटर और दीगर सब्जियों के कीमतों में इजाफा होने की वजह से लोग परेशान हैं। कहना चाहेंगे भाई आप महंगाई इमरान खान है जो भी है सस्ता करना चाहिए। हर रोज की महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे करो। टमाटर, हर चीज खाने वाले मटर हो गए, हर चीज महंगाई है, सस्ती होनी चाहिए। जब भी हम इधर मार्केट में सब्जी लेने आते हैं तो दुगनी रकम होती है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
जब भी आते थे 100 रुपये पहले जो है 50 में किलो था, अब 100 में किलो मिल रहा है। टमाटर 150 में किलो हो गया है, प्याज जो 60 रुपये में किलो हो गया है। हम गवर्नमेंट हुकूमत से अपील करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करें। शहरी कहते हैं मुर्गी और गाय का गोश्त महंगा होने की वजह से खरीद कुवत से दूर था, लेकिन बढ़ते हुए सब्जियों के रेट ने भी हमें परेशान कर दिया है। वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हुए शहरियों ने कहा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ नाद अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। पारा चिनार में भी रमज़ानुल मुबारक में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ता बाजार लगा दिया गया। शहरी कहते हैं सस्ता बाजार में कीमत का कोई फर्क नहीं है। मज़ीद तफसीलात गुलफाम हुसैन तूरी की इस रिपोर्ट में। जैसे ही रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आता है तो जायज और नाजायज महंगाई का असर हर तरफ देखने को मिलता है। महंगाई को काबू करने के लिए पारा चिनार में जिला इंतजामिया की तरफ से लगाए गए रमजान सस्ता बाजार में सिर्फ सब्जियां और फल दस्तियाब है, मगर रेट कम ना हो सके। टमाटर फी किलो 200 रुपए फरोख्त हो रही हैं, जबकि गोभी, आलू, बैंगन, प्याज की रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। हम अंदर जो सस्ता बाजार गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ये नीली कपड़ों के अंदर बनाया हुआ है, वहाँ भी हम गए। वहाँ पे जो रेट मालूम कि फिर बाहर आ गए, बाहर के रेट और अंदर के रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। मुल्क में मसनूई किल्लत और महंगाई का होना एक आम रिवाज बन गया है, जिसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। हुकूमत सिर्फ दावों पर इन्हिसार न करे, इस मुक़द्दस महीने में महंगाई को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। राजनपुर में रमज़ान के हवाले से सस्ता बाजार सजा लिया गया है। बाजार में मार्केट से कम कीमत पर अशिया खुरनोश मौजूद है। बाजार खुलते ही आवाम का रश उमड़ आया। तफसीलात जानिए नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट में। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हुकूमत को सस्ती अशिया ज़रूरिया फराहम करने के लिए रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ने कहा कि गवर्नमेंट ने फल, सब्जियों, चीनी और आटे पर सब्सिडी दी है। आटे पे खुसूसी सब्सिडी दी है, जो कि 10 किलोग्राम के थैले पे 100 रुपया मार्केट से कम है। कीमतें आप देखेंगे ओपन मार्केट से बहुत ज़्यादा कम है। चीनी पे जो है 80 रुपये फ़ी किलो, आटा 450 का थैला, और जो सब्सिडाइज हमारी आइटम्स हैं वाफिर मिकदार में मौजूद। रमज़ान बाजारों के जरिए आवाम को महंगाई से बड़ी हद तक रिलीफ फराहम करना हुकूमत का अहसन इक़दाम है। नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। बनू के इलाके जानी खेल में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। दोनों एहलकारों की शनाख्त सलमानुल्लाह और लतीफ़ की हैसियत से कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं शफीक अहमद से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? ये जिला बनू के इलाके जानी खेल में नामालूम मुसल्लह नकाबपोशों ने फायरिंग की है, जिससे सिग्नल ऑपरेटर फरमानुल्लाह और एक और पुलिस एहलकार लतीफुल्लाह जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश जारी है, लेकिन फिलहाल मुल्जिमान जो है वो फरार हैं। जी, जिला चागी के शहर दलबदीन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, और आपको बताएं कि इसमें 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। घट के मकाम पर तेल से लदी तेज़ रफ्तार पिकअप सामने आने से मजदे से टकरा गई। गाड़ी में आग लगने से पिकअप और मजदे में सवार अफराद बुरी तरह झुलस गए। जख्मियों और लाशों को शेख फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फैसलाबाद में सर्च ऑपरेशन के पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना रोडाला रोड की हदूद तक चक 272 में पुलिस ने नाके पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की, जिस पर ईगल स्क्वाड के जवानों ने जवाबी कार्रवाई के बाद फायरिंग करने वाले मुल्जिमान रहीम और एजाज को हिरासत में ले लिया है। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों में तेजी आ चुकी है। बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा कौन सी शाहरा पर आप मौजूद हैं, कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मजंग चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई है, और हमने देखा कि बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस और एक्सपायर लाइसेंस जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी भी इस वक्त मेरा कैमरामैन सलमान मिराज अगर आपको दिखाए तो ट्रैफिक वार्डन जो है यहाँ पर चलान कर रहे हैं, और हमने देखा कि शहरियों की बहस व तकरार का सिलसिला भी जो है ट्रैफिक वार्डन के साथ जो जारी है। इन ट्रैफिक वार्डन से हम मज़ीद बात कर लेते। जी सर, क्या कहेंगे, कितनी कार्रवाइयाँ अचानक से आपने शुरू कर दी, और ये बता दीजिएगा कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कहा गया था उसके बाद कितनी की बेहतरी आई है?
इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। लोग काफ़ी ज़्यादा इससे इग्नोर कर रहे हैं वायलेशन को। वन में बहुत ज़्यादा आगे से कंट्रोल है। अच्छा, दूसरा साथ से ये बता दें कि कितना चलान किया जा रहा है बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के? वो अभी थोड़ा ही कर रहे हैं, पुराना कर रहे हैं। सिर्फ वन वे का 2000 रुपये कर रहे हैं और लाइसेंस का सिर्फ कार का 2000 का कर रहे हैं। बाकी जो मोटरसाइकिल, शहरियों की बहस व तकरार का भी काफ़ी ज़्यादा सिलसिला जारी था, ये क्या वजह है? ये फिर चलता, आपको पता, हर बंदा कोशिश करता है कि ना हो, कोई ना कोई रेफरेंस हो, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है लोगों के जो जानो माल उसकी हिफाजत करें, लोगों को टाइम को बचाएं। जी बिल्कुल, कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ ट्रैफिक चलान किए जाएं, ट्रैफिक के बहाव को भी बेहतर रखना है। शहरियों की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक के चलान तो किए जा रहे हैं, साथ साथ आगाही भी दी जा रही है कि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए, अपनी जान के लिए बेहतर है। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा शहरियों की जानिब से बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है। और शहरियों का इस वाले से ये कहना है कि कुछ शहरी इस वाले से ये कहते नजर आए, उनका ये कहना था कि अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रैफिक कवानीन पर जो अमल होना चाहिए। मगर सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का ये कहना है कि इनका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयाँ, सिर्फ ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के साथ साथ शहरियों में आगाही भी दी जा रही है ताकि हेलमेट के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि अपनी जान की हिफाजत भी की जाए। नजर आ रही है, बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। वहीद हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। यूक्रेन के सदर ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए बड़ा एतराफ़ कर दिया है। कहते हैं कि जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होकर ख़ुद को कमज़ोर किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होकर ख़ुद को कमज़ोर किया, लेकिन पछतावे का ये मतलब नहीं कि यूक्रेन जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनोबास का दिफा करने में नाकाम रहे तो रूसी फ़ौज कीव पर दोबारा हमले करेगी। हमारी फ़ौज मारिउपोल में आखिरी गोली तक रूस का मुकाबला करेगी। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा एक सियाफाम खातून को सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर किया गया। 51 साला केनांजी ब्राउन जैक्सन ने सेनेट में होने वाली वोटिंग में 47 के मुकाबले में 53 वोटों से कामयाबी हासिल की। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 वोटों के साथ 3 वोट अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी के भी शामिल हैं। सदर जो बाइडेन ने अपनी सदारती मुहिम के दौरान एक सियाफाम खातून को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का वादा किया था। सेनेट की इस कार्रवाई की सदारत नायब सदर कमला हैरिस कर रही थी। खेल के मैदान से खबर देंगे। इंटरनेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट का इनेकाद का ऐलान कर दिया। उस्मान वजीर का कहना है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट इस साल जून में होगा। मेगा इवेंट में दुनिया के 10 ममालिक के टॉप बॉक्सर्स एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट गिलगित शहर में होगा। उस्मान वजीर भी अपने आबाई इलाके गिलगित में पहली बार एक्शन में आएंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने रमज़ान में नाइट क्रिकेट को कराची की रौनक करार दे दिया। शायकीन क्रिकेट कहते हैं पुरफ़िज़ा मकाम पर क्रिकेट का मज़ा दोबाला हो जाता है। PSL वुमेन के मैचेस भी नया नाज़माबाद में खेले जाएंगे। नया नाज़माबाद में रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने रमज़ान क्रिकेट को कराची की रौनक करार दे दिया। मज़ा आ रहा था देखने में और टीमें सारी पूरे पाकिस्तान से आई हुई हैं और मैं आरिफ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हमारे क्रिकेटर्स के लिए। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद तलहा ने नया नाज़माबाद पाकिस्तान सुपर लीग वुमेन मैचेस के इनेकाद की भी नवीद सुना दी। नया नाज़माबाद इसमें अपनी पूरी कोशिश भी करेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करे और अच्छी सहूलत प्रोवाइड करे और नेशनल स्टेडियम की तरह दूसरा एक ऑल्टरनेटिव ग्राउंड यहाँ कराची के लिए पैदा हो। नाइट टूर्नामेंट के आगाज पर शायकीन की खुशी भी दीदनी थी। एंजॉय करें, काफ़ी दिनों बाद ये टूर्नामेंट हुआ है यहाँ शुरू, इंशाल्लाह होता ही रहेगा। सुना यहाँ पे एक पिच भी जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है 25 पिचेस उस पर एक नए नाज़माबाद में भी लगा रहे हैं, तो ये बहुत खुश आइन बात है नए नाज़ वालों को। अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत इन्वायरमेंट है, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, टूर्नामेंट्स होते रहना चाहिए। नया नाज़माबाद में तो बहुत अच्छा है सब कुछ। 13 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का फाइनल 18 अप्रैल को शेड्यूल है। कैमरामैन अवैस के साथ असगर अजीम, GTV न्यूज़ कराची। आपने मुलाहिजा किया न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।